शाम का वक्त था। फ़ोन की घंटी बजी। नीतू ने फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई परेशान महिला बताए जा रही थी। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर? नीतू बोली, आप मेरी बात तो सुनिए। लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। नीतू के इतने कहने पर उस अनजान को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानी किसी और को सुना दी और फिर माफ़ी मांगकर उसने फ़ोन रख दिया। अनजान नंबर से आए फ़ोन ने मानो नीतू को खुद से मिलवा दिया हो। वहीं बैठी नीतू की सास अनुपमा जी बोली, बहू, क्या तुम्हारे मायके वाले का फ़ोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? ज़रूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। नीतू मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता। आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था तो लग रहा था मुझसे मेरा ही परिचय करा रहा है। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन अनुपमा जी की बेटी पूनम का फ़ोन आया। तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, ये निर्णय तुम दोनों का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या पर्व त्योहार, हर चीज में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़ चढ़ कर न्योता देती है, जबकि एक ढेले का काम नहीं करती। सब कुछ तुमसे करवाती और न्योता देने के समय खुद आगे बढ़ जाती है। बड़ी चालाक है। पूनम बोली, अब क्या बताऊं माँ, सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है और वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना करने के बाद भी खुश रहे तब ना, हर काम में नुक्स निकालती है। ऊपर से मेरी शिकायत मेरे ही पति से करती है। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में नीतू आई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय बन गई है। अनुपमा जी ने फ़ोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है, हॉल में टेबल पर रखो, मैं वहीं आ रही हूँ। नीतू समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने, तो वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। अनुपमा जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ। तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो। कब तक अच्छी बहू बनकर रहोगी? इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति दिनेश को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और मेरे जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वो अच्छी बहू होगी या अच्छी सास होगी। दिनेश बोले, भाग्यवान औरतों की लीला औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मुख दर्शक की भांति होते हैं। तभी नीतू अपने ससुर जी के लिए भी चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। दिनेश बोले, जीती रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दे। अनुपमा जी तिरछी नज़र से दिनेश को देखती है। अनुपमा जी बोली, सालों लग गए, आज जाकर बहू को पता चला कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। सालों लग गए, फिर भी कुछ न कुछ गलती कर ही देती है। नीतू बोली, मम्मी जी जिम्मेदारियां तो आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी,
जिसकी वजह आप भी जानती है। काश कि अपना भरोसा भी दे देती तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए, मुझ में और उस अनजान रोंग नंबर वाली दुखियारी में क्या अंतर रह गया? अनुपमा जी बोली, भरोसा जीतने के लिए काम भी तो वैसा किया करो। नीतू बोली, मम्मी जी पिछले 17 साल से तो कर ही रही हूँ। क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर अभी भी जद्दोजहद जारी रहेगी? एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, जिस तरह आप दीदी के लिए आवाज़ उठाती है वही मेरे लिए क्यों नहीं करती? वो इसलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा है पर अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर नीतू वहाँ से चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाकर सबको खिला पिलाकर फिर वो जूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि काम वाली भी वक्त पर काम करती थी। अगर नीतू बर्तन ना निकाले तो वो छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पीकर अपने कमरे में आराम से सोने चले गए। नीतू अपने बचे हुए काम निपटा कर थोड़ी कमर सीधी करने लगी। अभी तो नीतू की आंख लगी थी, अचानक फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उसके पति आशीष बोले, नीतू क्या बिना किसी झंझट के एक दिन भी नहीं कट सकता? तुम ही बताओ, अब मैं ऑफिस का काम करूं कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं? क्या कह दिया तुमने माँ को, जो उन्होंने फोन करके मुझे इतना कुछ सुनाया? नीतू हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। आशीष बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दों पर बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती, तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसा ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ ये बात विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। नीतू सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रही है। कुछ देर बाद शाम हुई। दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और फिर अनुपमा जी ने चाय की फरमाइश की। नीतू चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती हैं। वहाँ तक तो ठीक है, आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, फिर भी आपने उन्हें फ़ोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी, इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। दिनेश आश्चर्य से अनुपमा जी की तरफ देखने लगे तो अनुपमा जी बोली, रिश्ते अच्छे करने की बात ये करती है। अरे तुम तो हर रोज एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई टोके भी नहीं। नीतू हंसकर बोली, मुझे मालूम न था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं एक मास्टरनी मिलेगी जो हर रोज मेरी क्लास लेगी। सास होकर जिम्मेदारियों का बोझ तो दे दिया, परंतु एक छोटी सी चीज नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। शाम में जब आशीष आए तो अनुपमा जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। सभी सगे संबंधी कहते हैं जिसकी सास इतनी समझदार हो उसकी बहू ऐसी कैसे हो सकती है। कहती है मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। आशीष बोले, मुझे इन सब झमेलों से दूर रखिए। अब जो कुछ है आपस में दोनों निपट लीजिए। इतना बोलकर वो चले गए। नीतू कोई भी काम करती थी तो अनुपमा जी बिना टोके उसका एक काम होने नहीं देती थी। हर चीज में नुक्स निकालना उनकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे तो हर बात पर टोका टोकी नीतू को बुरी लगती थी। अगले दिन आशीष के घर से जाते ही वो फिर शुरू हो गई। एक रोज नीतू अचार बना रही थी
और फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। अनुपमा जी वहां आई और बोली, फिर से उसी रॉन्ग नंबर वाली सहेली से बात कर रही हो क्या? इतना कहकर उन्होंने उसके हाथों से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है, और सारा कुछ करके रख दिया। और फिर खुद की तारीफ करने लगी। नीतू ने फोन रखा और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहेंगी। कभी तो भरोसा करके देखिए, लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे ले लेती हैं और फिर पूछती है कि जीत कर आई हो या हार के। ये तो नाइंसाफ़ी है। पास में बैठे दिनेश हंसने लगे तो अनुपमा जी ने आंखें दिखाई। नीतू बोली, मम्मी जी, आपको दीदी ननद पर कितना भरोसा है कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेगी। मुझे तो लगता है उनकी सास उन पर पूरा भरोसा रखती है, तभी सब कुछ उन पर छोड़ देती है। पर आप हैं कि जिम्मेदारियां तो मुझे दे देती है, पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती है। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। दोनों की नोकझोंक में रोज समय कट जाता था। दिनेश दर्शक की तरह देखते और ज़रूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज आशीष घर में थे। अनुपमा जी फिर शुरू हो गई। आशीष कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ, शुरू आप उसे टोकती थी, समझाती थी तो ठीक था, अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे बच्चे उसके शादी के लायक हो गए हैं और आज भी आप सबके सामने उसे टोकती रहती हो। आखिर ये कब तक चलेगा? अब जिम्मेदारियां दी है तो भरोसा भी रखो। आखिर वो भी कितना इंतजार करेगी? इतना बोलकर आशीष भी कमरे में चले गए। दिनेश पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुख से जीना चाहती हो या इसी लड़ाई झगड़े में बिताना चाहती हो, ये अब तुम्हें तय करना है, क्योंकि जब इन सब परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बहू है जो तुम्हारा कहना सुनकर भी आज तक इस घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो भी अपने काम में लग गए। अब तो घर में जब भी फोन की घंटी बजती और अगर नीतू फोन उठाती तो अनुपमा जी उसकी तरफ देखती थी। नीतू मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी, गलती से बेचारी का उस दिन फोन लग गया होगा। उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली? आप तो मुझे शक की नज़र से देखने लगी हो। भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुराकर नीतू उनकी हर बात को टाल देती थी। एक रोज पूनम के घर से उसकी सास का फोन आया और उन्होंने अनुपमा जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूंगी, आप कृपा करके और अपनी सलाह ना दें। आप कृपा करें और अपनी सलाह ना दें। मुझे भरोसा है ये आज न कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती है। आशा करूंगी आगे से आप ऐसा नहीं करेंगी। नीतू ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी और सारी बातें अपने ऊपर ले ली। ये देखकर अनुपमा जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन अनुपमा जी बहुत खामोश रही। बेटी का फोन आता तो वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। एक दिन नीतू उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर ले गई और बोली, मम्मी जी, दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाइए, आप भरोसा रखिए। जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। अनुपमा जी बोली, बहू,
मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा है, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, परंतु उस रोज तुमने मेरी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगी और सारा कुछ खुद पर ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, शायद मैं ही भरोसा नहीं दिखा पाई। नीतू मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, इसका मतलब अब आप मुझ पर भरोसा करती है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते रहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सास बहू भी माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती है। इतना कहते ही अनुपमा जी ने नीतू को गले से लगा लिया और नीतू ने भी बीते सालों की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुखमय बनाना है तो बीती बातों को एक किनारे रखना ही होगा। अंत भला तो सब भला।